हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 8 का जो टेस्ट हुआ है उसका कर लेते हैं और आप लोग मिला लीजिएगा सही से किसका कितना सही जाएगा। और ऐसे भी हम लोग क्लास में इसके बारे में देख लेंगे क्या होने वाला है क्या ना होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो पहला सवाल है, कौन जो है ना विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है? एल्युमिनियम है या लोहा है या चांदी है या कॉपर है? इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चांदी। चांदी जो होता है ना विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक माना जाता है। मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी धातु है जिसमें सबसे ज्यादा विद्युत का चालन होता है? तो बाबू ऑप्शन मारिएगा सी, चांदी। चांदी का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 47 होता है। और संकेत आप लोग देख रहे हो, वो संकेत क्या होता है? Ag होता है। अगला सवाल क्यों चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा दूसरा नंबर में कहता है, कौन उपधातु है? सवाल नंबर दूसरा में कहा कहता है, कौन जो है वो कौन है बाबू? उपधातु है। तो उपधातु को पहचानिए, Sb है या हुआ हमारा Fe है या हमारा Ni है या हमारा Cu है। तो बताइए इनमें से कौन जो हमारा है वो उपधातु है? तो उपधातु जो बाबू हमारा Sb होगा। कौन हो जाएगा उपधातु? हमारा Sb। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल को चलते हैं। अगला सवाल जो कहा जाता है कि ध्यान देना हुआ, अगला सवाल में कहता है कौन, क्या कहता है, कौन धातु कमरे के तापक्रम पर तरल अवस्था या द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए धातु बोला जा रहा है, ध्यान दिए बाबू, ये धातु बोला जा रहा है कि कौन सा जो धातु है ना कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था मिलता है। तो धातु रहेगा तो आंसर मारिएगा पारा। क्या मारिएगा? पारा। पारा या मरकरी जिसका संकेत होता है Hg। पारा कहो या मरकरी कहो जिसका संकेत क्या होता है बाबू? Hg होता है। अगला सवाल क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्यों चलते हैं, ध्यान देना। अगर हम चौथा की बात करते हैं तो चौथा नंबर जो सवाल करता है उसमें कहता है धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति कैसी होती है? क्या विद्युत धनात्मक होती है या विद्युत ऋणात्मक होती है या उदासीन होता है? तो बाबू धातु की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि धातु जो होते हैं अपने बाह्यतम कक्षा में जो एक, दो या कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं और त्याग करके धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। चलते हैं वो अगला सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल है उसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? याद करो बाबू, सबसे अधिक क्रियाशील धातु निम्न में से कौन है? क्या मैग्नीशियम है या हमारा कैल्शियम है या सोडियम है या पोटेशियम है? अगर आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद होगा जिसमें हमने ट्रिक लिखवाया था, ट्रिक क्या लिखवाया था? काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली। उसके बाद बोले होंगे आलू जरा फीका पकाता है, और कौन है आगे आओ। तो इसमें सबसे ऊपर में काशी, काशी का मतलब क्या बताया थे बाबू? हमारा काशी का मतलब होता है बाबू, याद रखिएगा, पोटेशियम। काशी का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए वो ध्यान से, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पोटेशियम। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम। अगले सवाल को चलते हैं। अगला जो सवाल करता है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रवावस्था मिलती है? देखिए अबरी आ गया, क्या हुआ? अधातु। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे धातु। तो अगर धातु में आ जाए तो धातु में हम लोग मारेंगे पारा जिसको मरकरी कहते हैं। लेकिन अगर अधातु में आता है तो अधातु में ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ब्रोमीन मारिएगा। क्या मारिएगा? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी क्या मारिएगा बाबू? ब्रोमीन मारिएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद ये चेक कर लीजिएगा कि कितना आपका सही गया। और बहुत इजी सवाल दिए, झुनझुना वाला सवाल है, बहुत इजी। आप लोग देख रहे होंगे और इसका आंसर लगा रहे होंगे। चलते हैं बाबू अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्या कहता है, कहता है कि कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? देखो धातु नहीं बोला, क्या बोला है? अधातु। अगर धातु में कहता तो धातु में कहता था, धातु में तो बहुत सारा हो सकता है, लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अधातु। तो कौन सा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है? पहला ऑप्शन में है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन ग्रेफाइट,
चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, इसका उपयोग पेंसिल में करते हैं। याद करो ब्लैक पेन, ब्लैक वो जो हम लोग लिखते हैं पेंसिल में उसका ब्लैक जो होता है वही होता है ग्रेफाइट। अब वो ग्रेफाइट जो होता है अधातु होता है, लेकिन फिर भी वो कैसा होता है, सुचालक। सुचालक का मतलब लाइन का प्रवाह एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाएगा, बस ये याद रखिएगा सुचालक का मतलब। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल को ध्यान देना। अगला सवाल में कहता है कौन सी धातु को, सवाल क्या कहता है, किस धातु को, सवाल समझ हुआ। सवाल में क्या कहता है, सवाल को ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। किरोसिन तेल का मतलब होता है मिट्टी का तेल। तो किरोसिन तेल कहियो या क्या कहो, मिट्टी का तेल कहो। तो कौन सी धातु किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? क्या मरकरी मतलब पारा को, क्या टंगस्टन को, कि सोडियम को, कि इनमें से कोई नहीं। तो किरोसिन तेल में रखा जाता है किसको बाबू, सोडियम को रखा जाता है, जिसका संकेत होता है, याद रखिएगा Na, परमाणु संख्या होता है 11, और सोडियम को बातम कक्षा में होता है वो का इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखना। और सवाल में अगर याद है कि क्यों सोडियम को ही, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सोडियम हो जाएगा बाबू। लेकिन अगर सवाल में ये आ जाए कि आखिर सोडियम को क्यों किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, सोडियम को क्यों किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अगर सोडियम को वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो उसमें बाबू आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग। और इसी आग से सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए उसको हम लोग किरोसिन तेल में रखते हैं डुबो कर। किरोसिन तेल से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है और सुरक्षित रहता है। चलते हैं बाबू अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक है। देखिए धातु बोला जा रहा है, कौन सी धातु विद्युत का मतलब लाइन का प्रवाह में सबसे कम चालक किसको माना गया। क्या तांबा को माना गया, या लेड या सीसा को माना गया, या फिर आयरन को माना गया। तो बताओ इनमें से सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लेड या सीसा। लेड या क्या बाबू, सीसा। याद रखिएगा लेड या सीसा, लेड या सीसा। पीवी याद है ना, पीवी को कहते हैं लेड या क्या बाबू, सीसा कहते हैं, पीवी को याद रखना हुआ। अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सबसे अधिक कठोर होता है। बताइए, 4 ऑप्शन है। निम्न का मतलब तो नीचे दिया गया है, तो इन 4 ऑप्शन में सबसे आपको कठोर कौन नजर आता है। क्या हीरा नजर आता है, या लोहा नजर आता है, या पत्थर नजर आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कठोर कौन है बाबू, प्रकृति में सबसे कठोर मात्रा में पाया जाता है कौन, हीरा। बहुत ज्यादा कठोर होता है। और कहा जाता है हीरा पर अगर हथौड़ी से वार किया जाए, हथौड़ी से मारा जाए तो हथौड़ी टूट सकती है, लेकिन हीरा में परिवर्तन नहीं होगा, इतना कठोर होता है हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक हम लोगों ने पढ़ा होगा 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना बाबू, 2.42। चलते हैं 11 नंबर सवाल, आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल में कहा जा रहा है, ध्यान देना आप लोग, ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी सवाल दिया गया था, अब बहुत इजी से बनाइएगा, एकदम धीरे धीरे बुआ ध्यान देते चलिएगा। कहता है निम्न में किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। देखो तो कितना इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल, एकदम झुनझुना वाला सवाल, बहुआ वाला सवाल है कि किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जाते हैं। बताओ कौन सा गुण होता है जिसके कारण धातु के तार बनते हैं। क्या तन्यता के कारण, या आघात वर्धन्यता के कारण, या कठोरता के कारण। बताओ बाबू धातु का कौन गुण होता है जिसके कारण तार बनाया जाता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, किसके कारण, तन्यता एक गुण होता है जिसके कारण धातु का क्या बनाया जाता है, तार बनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दिया जाए बाबू। अगला सवाल में कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो सिलिकॉन जो है ना बाबू वो क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। अगला सवाल, कौन धातु सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धन्य होता है। बताओ कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धन्य होता है। क्या सोना, या चांदी, या प्लेटिनम, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक तन्य जो होता है वो कौन होता है बाबू, सोना होता है। सबसे ज्यादा तन्य धातु और आघात वर्धन्य धातु होता है सोना। और कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लगभग लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना से। सोचिए कितना आघात वर्धन्य और तन्य होता है बाबू ये।
चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप देख सकते हैं, चलो वही सवाल आ गया हुआ जो भी बता रहे थे कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना से? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? क्या 2 किलोमीटर या 2 मीटर या 5 किलोमीटर या 5 मीटर? तो सही ऑप्शन 2 किलोमीटर मारिएगा, मीटर नहीं, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मारिएगा, 2 किलोमीटर मारिएगा, याद रखना होगा। अगला सवाल को चलते हैं। अगला सवाल में कहता है कि किस धातु को हथेली पर रखते हैं? हथेली का मतलब अपने हाथों पर। किस धातु को हथेली पर, हथेली का मतलब अपने हाथों पर रखने तो पिघलने लगता है। हथेली से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के बाद पिघलने लगता है। क्या गैलियम सीजियम या सोना या चांदी या इनमें से कोई नहीं? तो गैलियम और सीजियम, याद रखना हुआ, गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिनको हथेली पर रखते हैं ना बाबू तो वो पिघलने लगता है। वो इतना मतलब कह सकते हैं कम क्वथ ना हो। चलते हैं बाबू अगला सवाल की ओर। कौन अधातु? देखिए अभी बोला अधातु, चमकीला होता है। ऐसे तो जितने धातुएं होते हैं वह सभी के सभी चमकीले होते हैं, धातुएं। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? कौन अधातु है जो चमकीला होता है? क्या आयोडीन या कार्बन या लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन अधातु है। आयोडीन क्या है? अधातु है, लेकिन फिर भी यह चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में ध्यान देना, कहता है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मतलब धातु है, कठोर होता है, लेकिन यह धातु अपवाद में है जो मुलायम होता है, जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। किसको? तो लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ये, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? मतलब अगर संक्षारण होता है, जंग लगता है, तो बताओ चांदी के ऊपर में कौन सी परत चढ़ती है? बताओ चांदी का कलर कैसा हो जाता है? क्या सफेद होता है या हरा होता है या लाल होता है या काला होता है? तो चांदी की जो परत चढ़ती है वो कैसा पड़ती है बाबू? काला। चांदी के ऊपर चढ़ने वाली परत कैसी होती है? काला। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। लेकिन अगर मान लो बाबू यही ऑप्शन अगर आता, क्या चीज अगर आता कि बताओ तांबा के ऊपर, किसके ऊपर? तांबा के ऊपर। तो तांबा के ऊपर याद रखना हरा हुआ, तांबा या कांसा के ऊपर कैसा रंग? हरा रंग। चांदी के ऊपर आपने क्या बोला? चांदी के ऊपर अगर संचालन हो रहा है तो काला रंग। चांदी के ऊपर कैसा रंग? काला रंग। लेकिन अगर मान लो यही रहता बाबू लोहा के ऊपर, किसके ऊपर? लोहा के ऊपर है, तो लोहा के ऊपर याद रखिए लाल भूरा रंग। कैसा कैसा बोले? लाल और कैसा बाबू? भूरा रंग। लाल भूरा रंग चढ़ जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है, बताइए अगला सवाल कहा जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार का धातु के ऑक्साइड है, और धातु के जो ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड अगर रहता बाबू तो अम्लीय हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है कि नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा कहो या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या CuSO4 into 7H2 होता है, या CuSO4 into 5H2 होता है, या FeSO4 into 7H2 होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू नीला जो थोथा होता है ना उसका जो सूत्र होता है CuSO4 into 5H2। क्या होता है? CuSO4 into 5H2। नीला थोथा को नीला कशिश भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं बाबू 21 नंबर सवाल में। मिला लीजिएगा आप लोग, मिलाते चलिएगा कि कौन गलत हो रहा है और कौन सही हो रहा है। फिर क्लास में हम लोग बाबू डिस्कशन करेंगे। आप लोग ना बहुत बेहतरीन के साथ मिलाइएगा और गलती नहीं करिएगा। चलो बाबू अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है? बेकिंग सोडा, क्या कहा बाबू? ध्यान देना, कहता है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र क्या होता है? मतलब जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र बताओ क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए मारना, NaHCO3। क्या बोले हुआ? NaHCO3। ये होता है बाबू संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता हुआ बिना बुझा हुआ चूना, CaOCO। याद रखना होगा। अगले चलते हैं अगले सवाल को, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं, कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान बताओ क्या होता है? याद है हम लोग पढ़े थे, अगर कोई विलयन का पीएच मान 7 रहेगा तो हम लोग उसको कहते हैं उदासीन। अगर 7 से कम रहेगा, 7 से क्या रहेगा? अगर 7 से कम रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं अम्लीय। लेकिन अगर 7 से क्या रह जाएगा?
ज्यादा, तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू क्षारीय। तो तीनों बताया। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय मारिएगा। तो यहाँ जो सवाल है उस सवाल को ध्यान दीजिए। क्या सवाल है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? क्या 7 होगा, या 7 से अधिक होगा, या 7 से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो 7 से बाबू अधिक, 7 से क्या होगा? अधिक। क्या होगा? 7 से अधिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था खाने वाला सोडा, अब की बार क्या आ गया? धोने वाला सोडा, जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होता है? धोने वाला सोडा कहिए या वॉशिंग सोडा कहिए, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, या CSO4 इंटू 2H2 होता है, या HCl होता है। तो बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर आपके सामने है तो कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा? किसका हुआ? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CSO4 इंटू 2H2 होगा, या NaCO3 होगा, या NaOH होगा। तो इसको कहते हैं बाबू, NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। तो ये हमारा जो बच गया वो हमारा क्या बच गया? जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कहा गया ध्यान दीजिएगा, कहता है डंक मारने वाले जीवों जैसे चींटी में, मधुमक्खी में, नेटल का पौधा, और याद करो वो बिच्छू, बिच्छू का जो पिछला टेड़किया जो होता है वो टेड़की, याद कर पिछला वाला अंगुली जैसा टेड़की, ओकरे में कोची भरल रहता है? बताओ क्या मेथनोइक अम्ल होता है, या फॉर्मिक अम्ल, कि एसिटिक अम्ल होता है, या टार्ट्रिक अम्ल होता है? तो जो बिच्छू हो, या नेटल का पौधा हो जाए, या मधुमक्खी हो जाए, या चींटी हो जाए, एक और याद रखिएगा बिड़नी, क्या क्या रखना? बिड़नी। तो इन सभी जब डंक मारती है ना तो हाथ वगैरह फूल जाता है। अब बिच्छू तो बहुत खतरनाक है बुआ, तो बुखार तक ला देता है। तो उसमें टिड़किया में कौन सा अम्ल भरा होता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। क्या बोले बाबू? मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इस क्वेश्चन के बाद फिर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा? हमने ध्यान हुआ, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है कि डंक मारने वाले स्थान जीवों, सॉरी डंक मारने वाले जीवों जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, नीटल का पौधा हो गया, बिड़नी याद रखना, बिड़नी बाबू, बिड़नी, एक बिड़नी, एक और याद रखना कौन? बिच्छू, टिड़की। इसमें बाबू जो होता है ना उसमें कौन सा अम्ल भरा होता है? फॉर्मिक अम्ल बोलो चाहे मेथनोइक अम्ल बोलो। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है? अगला सवाल में कहता है कि आर्गन, ए आर का मतलब होता है वो आर्गन, ए आर का मतलब आर्गन। तो बताओ आर्गन की परमाणु संख्या क्या होगा? 15 होगा, कि 19 होगा, कि 16 होगा, कि 18 होगा? 15 मतलब फास्फोरस, 19 का मतलब पोटेशियम, 26 का मतलब आयरन, 18 का मतलब आर्गन। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल में कहता है कॉपर की परमाणु संख्या क्या होगी? कॉपर, कॉपर का संकेत होता है Cu। तो बताओ कॉपर की परमाणु संख्या, तो 28 निकेल 29 कॉपर, तो इसका बाबू क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। परमाणु संख्या 29। देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसका बाबू जो सही ऑप्शन होने वाला है वह क्या होने वाला है? ध्यान दिया, देखिए बाबू यहाँ पे क्या कहा कि बताओ इसका सही ऑप्शन 29 में कॉपर, 28 निकल 29 कॉपर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को पहचानिए। सबसे कम अभिक्रियाशील, तो धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर में था बाबू पोटेशियम, और सबसे नीचे में था क्या हुआ? प्लेटिनम। तो बताओ सबसे ऊपर में सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम अभिक्रियाशील प्लेटिनम। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। कहा जा रहा है वह तत्व जिसके बायतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है क्या कहलाता है? मतलब तत्व का नाम बताइए जिसके बायतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे, कि या धातु बोलेंगे, कि उपधातु बोलेंगे, या इनमें कोई नहीं? तो बाबू वो होता है धातु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या होता है बाबू? धातु होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, धातु होता है। याद रखना क्या होता है बाबू? धातु होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहा जा रहा है क्या चीज? NaCl। NaCl को कहा जाता है नमक। क्या कहा जाता है? नमक। NaCl को नमक कहा जाता है। या सोडियम क्लोराइड। तो NaCl कैसा होता है? अम्लीय होता है।
क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो NaCl बाबू कैसा हो जाए? उदासीन। याद करो H2O के बारे में बताए थे कि H2O भी कैसा होता है? उदासीन होता है। और NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको बोले थे नमक भी कैसा होता है? उदासीन बोले थे ना NaCl। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या कहता है? घर्षण किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल यहाँ होना चाहिए, खाली घर्षण लिखा गया। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? क्या चिकना सतह पर, कि खुरदरी सतह पर, कि समतल सतह पर, कि कोई नहीं? तो घर्षण बल निर्भर करता है खुरदरी सतह पर। घर्षण ज्यादा लगभग तब हुआ खुरदरी सतह पर, जो खुरदरा होता है, चिकना नहीं होता है। आप देखिएगा, आप फर्श पर चलते हैं, पानी भींगा हुआ तो आप गिर जाते हैं, लेकिन अगर वही मिट्टी पर चलते हैं जो पानी भींगा हुआ नहीं रहता है तो वहां नहीं गिरते हैं। क्यों? कि मिट्टी वाला जो होता है ना, वहां पे घर्षण ज्यादा लगता है, और जबकि जो फर्श वगैरह होता है वहां घर्षण कम लगता है, जिसके कारण फिसल जाता है पैर। चलते हैं बाबू अगला सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में क्या कहता है? अगला सवाल में कहता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 60 डिग्री कोण पर मतलब झुका हुआ है। मतलब यहाँ थीटा का मान हो गया कै डिग्री? 60 डिग्री झुकी ऊपर हुई है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या के लिए सूत्र लिखा गया था 360 बटा थीटा। तो 360, थीटा का मान 60, छो छका 36, आ गया आंसर 6। लेकिन छो जो आ रहा है सम आ रहा है कि विषम? तो अगर ये जो आ जाए 360 बटा थीटा अगर करने पर सम आ जाए, जैसे यहाँ देखो सम आ गया, तो सम आता है तो ये घटा कर आंसर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा कितना हुआ? 5। लेकिन अगर विषम आ जाए तो जितना आएगा उतना ही रह जाएगा। तो देखो बाबू ध्यान से, यहाँ इसको फिर बनाते हैं। 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा। मतलब 360 और थीटा का मान क्या डिग्री है? तो थीटा का मान 60 डिग्री, छो छका 36, आ गया 6। तो जो 6 आया वह सम की विषम? तो सर 6 जो है वह सम है, तो सम आएगा तो घटाकर आंसर मारेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। उसी प्रकार एक दूसरा सवाल है, अब की बार कितना डिग्री कोण बना रहा है? 120 डिग्री बना रहा है, तो इसको भी बनाइए, कैसे बनेगा? तो एक और 120 डिग्री अब हुआ तो देख लो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 बटा थीटा का मान 120, तो 12 तिया 36, मतलब हो गया 3। अब 3 जो देखो सम है कि विषम? सब 3 जो है ना वो विषम है। अगर ये विषम है तो इसमें कोई भी घटाव नहीं होगा, जैसा है आंसर वही। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। विषम आएगा तो हम लोग जैसे वैसे, सम आता है तो एक घटाकर आंसर मारते हैं। अगला सवाल जो मैथ है, इस मैथ को ध्यान देना होगा। मैथ में क्या कहा जा रहा है? मैथ में ये कहा जा रहा है ना कि वह कौन सी छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 10, 16, 24 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। अगर इसको बनाया जाए तो ध्यान देना, हम सबसे पहले 10, 16 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 16, 24 का एलसीएम तो 2 से लगाएंगे, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। फिर हम लगाते हैं 2 से, तो 5 तो जैसे वैसे रह जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूना 12। फिर लगा लेते हैं बुआ 2 से, तो 5 तो वैसे रह जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो नहीं लगेगा। तो देखो जोड़ा लगाओ, तो इसका देखो जोड़ा लग रहा है बुआ, सही बात है। इसका भी देखो यहाँ जोड़ा लग गया, ये भी सही बात है। अब जोड़ा नहीं लगा 5 का और कितना का? 3 का, तो 5 और 3 से फिर से गुना करो। तो फिर पहले गुना कर लेते हैं, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, 8 पचे 40, और 40 दूना 180, और 180, 40, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, और 40 दूनी 80, और 80 तिया हो जाएगा 240। ये देखना हुआ। और जोड़ा किसका किसका नहीं लग रहा था? 5 का और 3 का, तो फिर 15 से और गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 15 से और गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा बुआ? 3600। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3600 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पर चलते हैं। कहा गया, ध्यान दीजिएगा। सवाल में क्या कहता है? कहता है 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? किसके बीच? 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्या है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 4 में से 6 में से 4 गया 2, तो बताओ कितनी संख्या है? 25 संख्या। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बुआ सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल में क्या कहता है, 0.6 पर रैंकिंग, चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसका मान क्या होगा। तो 0.6 पर अगर रैंकिंग हो तो रैंकिंग को हटाते हैं तो 6 और रैंकिंग हटाने पर 9, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा 2/3। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल क्यों, कौन कहता है, अगला सवाल कहता है अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील है इसमें वो मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले सवाल पर चलते हैं। कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती है। धातु इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करती है, मतलब अगर किसी दूसरे को देती है तो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखती है कि माइनस चार्ज रखती है। प्लस का मतलब होता है धनायन और माइनस का मतलब ऋण। तो धातु क्या बनाता है, ऋणायन या धनायन या उदासीन। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऋणायन का निर्माण करता है। अगला सवाल क्यों, अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, कि किसने कहा कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुला रहता है। किसने कहा था कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है, किसने कहा था, लुई ब्रेल ने या रविंद्र जैन ने या हेलन केलर ने या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हेलन केलर ने कहा था। किसने कहा था, हेलन केलर ने कहा था। अगला सवाल, अगला सवाल में क्या कहता है कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा, यह बात किसने कहा था। मतलब लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा है, यह बात किसने कहा था। तो ये बाबू कहने वाले की व्यक्ति नाम था हेलन केलर। किसने कहा था, हेलन केलर ने कहा था। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मिलता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जिसमें धातु वाला भी रहेगा अधातु वाला भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपधातु बोलते हैं। जिसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है, उसको हम लोग उपधातु नाम देते हैं। 42, जर्मेनियम क्या है। जर्मेनियम क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी, उपधातु है। धातु की संख्या हम लोग कितना पढ़े थे, धातु की संख्या कितना पढ़े थे, धातु की संख्या हम लोग 92 पढ़े थे और अधातु की संख्या हम लोग पढ़े थे वो 22, याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। किस गुण के कारण, सवाल ध्यान देना बहुत, किस गुण के कारण धातु के पतले पतले चादर बनाए जाते हैं। देखो चादर भी कह रहा है, एक आया था किस गुण के कारण तार बनाए जाते हैं, तो तन्यता के कारण। यहाँ है चादर बनाए जाते हैं, तो चादर होता है वो अघात वर्धन्यता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अघात वर्धन्यता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला हुआ, अगला सवाल, मैग्नीशियम अपने बाटम कक्षा से कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। याद करो मैग्नीशियम का संकेत बोले थे एम जी, और तोड़े थे इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 कितना हुआ 2, क्योंकि 12 होता है मैग्नीशियम, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो तो 2 8 2 10 और 10 2 12, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन बाटम कक्षा से क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल, अगला सवाल देखना बहुत ध्यान से, बहुत इजी सवाल है। 484 पर 2 जीरो का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले आप 484 को निकालिए, तो सर 22 का होता है 484 और 2 जीरो का होता है 1 जीरो, तो हमारा हो जाएगा कितना हुआ 220। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में ध्यान देना क्या बोला है। अगला सवाल तो ट्रिक जैसा बताए थे बाबू, कि कहा जा रहा है 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1 के वर्गमूल बताओ। अगर ऐसा रहे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और फिर है 4 3 2 1, तो ये बाबू 1 1 1 1 वाला होता, पर ये समझना है कि 1 1 1 1 कै बार आएगा। तो जितना बार 1 से लेकर बढ़ते जाएगा उतना ही बार 1 आएगा। तो 1 बार बढ़ा, फिर 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा, 4 बार बढ़ा, 5 बार बढ़ा। इसका मतलब 1 कै बार आएगा, 5 बार। 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 और 1 का आंसर इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो है इसका डी। इसका सही ऑप्शनल हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में क्या कहता है कि 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 7/8 को लिखेंगे 7 और 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3। अगर ऐसा सवाल आता है तो हमारा शांत होता है। कैसा होता है, शांत। अपने पढ़ा होगा कि अगर बट्टा में 2 आ जाए और गुना 5 आ जाए तो हमेशा वो कैसा होता है, शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला भी वही ढूंढने के लिए कहा है कि निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अब की बार बोला अशांत होगा। मतलब जिसके बट्टा में 2 और 5 नहीं आना चाहिए।
वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाना चाहिए। अगर 2 और 5 आ गया, उसके अलावा अगर कोई दूसरा आ गया तो वो अशांत। जैसे हम लोग तोड़ लेते हैं 30 को, तो 30 को तोड़ेंगे तो 7 जैसे वैसे रहेगा। 30 को तोड़ेंगे तो 10 या क्या आ गया 30। तो देखो 10 को तो तोड़ेंगे तो दुगुना 5 टूटेगा, लेकिन देखो 3 आ गया और 3 नहीं आना चाहिए था। ये हमारा अशांत को बताता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, लास्ट सवाल अब हुआ, लास्ट हमारा सवाल है 50 नंबर का सवाल, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहता है क्या। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तन, मतलब क्या नहीं बदलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। 50 नंबर सवाल, 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन हमने बताया। उम्मीद है बाबू आप लोग बेहतर से समझे होंगे और सही से मिलाए होंगे। मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद जांच लीजिएगा कि आप लोग कितना बेहतर गए, कितना बेहतर नहीं गए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। कल हुआ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।